मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन राइट्स कमीशन। आज हम पढ़ेंगे बच्चों ह्यूमन राइट कमीशन। मानव अधिकार आयोग, द रियल टेस्ट ऑफ द राइट्स गिवन by any constitution is in their actual implementation. The real test of the rights given by any constitution is in their actual implementation. The poor, illiterate, and the deprived section of the society must be able to exercise their rights. Independent organizations like the People's Union for Civil Liberties, People's Union of Civil Liberties, or People's Unions for Democratic Rights have been working as the watchdogs against the violation of rights. In this background, the government has established in 2000 and institutions the National Human Rights Commission. जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन कर दिया गया है, लिख दिया गया है, और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की व्यवस्था भी है जहां हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। फिर भी इतना होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि हम हर कंट्री में, हमारे देश में क्या हर कंट्री में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता हुआ हम देखते हैं। पुअर, इलिटरेट, गरीब लोग जिन्हें पता नहीं है उनके राइट्स क्या हैं, पुअर्स हैं, इलिटरेट्स हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी, जिन्हें पता ही नहीं संविधान में हमारे क्या अधिकार हैं, क्या मौलिक अधिकार हैं, क्या हमारे राइट्स हैं, उनके साथ हम देखते हैं कि जगह जगह पर शोषण हो ही रहा होता है। कई बार तो गवर्नमेंट भी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो ही रहा होता है। तो ऐसे में कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ और डेमोक्रेटिक राइट्स, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन। इनका काम ये वॉच डॉग्स है। वॉच डॉग मतलब ये निरीक्षक है, ये देखते हैं कि किसी भी देश में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC is composed of a former Chief Justice of the Supreme Court of India, a former Judge of the Supreme Court, a former Chief Justice of High Court, and 2 other members who would have knowledge and practical experience in matter related to human rights. अब बच्चे ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उसके मेंबर कौन कौन होते हैं? The National Human Rights Commission NHRC is composed of a former Chief Justice. जो ह्यूमन राइट कमीशन है इसका कंपोजिशन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, कौन होता है इसमें? एक तो होता है इसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस, इंडिया का फॉर्मर चीफ जस्टिस जो इंडिया होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस जो रिटायर हो चुके हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक मेंबर हुए इसके हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस, और फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और एक होंगे रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के, और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस होंगे, एंड 2 अदर मेंबर हु हैव नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसमें टोटल 5 मेंबर हुए। ह्यूमन राइट्स कमीशन में टोटल 5 मेंबर्स का ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें एक मेंबर होंगे हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस होंगे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के, और एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और होंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे, फॉर्मर जज होंगे, और 2 मेंबर होंगे जो ह्यूमन राइट्स ये जो क्षेत्र है इसमें जिन्होंने काफ़ी काम कर लिया, काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं। The Commission's functions included inquiry at its own initiatives or on petitions presented by a victim into complaint of violation of human rights. काम क्या है संस्था का? ये संस्था खुद ही इनिशिएटिव लेके काम करती है कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। इसका खुद का काम है ये देखना कि भारत में कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दूसरा, अगर कोई पिटीशन दायर करता है, कोई याचिका दायर करता है, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स में कोई याचिका दायर करता है तो उसकी भी छानबीन करता है। द कमीशन फंक्शंस इंक्लूडेड इंक्वायरी एट इट्स ओन इनिशिएटिव or on a petition presented by a victim into complaints of violation of human rights, visit to jail,
विजिट टू जेल टू स्टडी द कंडीशन ऑफ द इनमेट्स। आप देखिए ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले जेल भी जाते हैं और जेल में भी निरीक्षण करते हैं कि वहाँ पर इनह्यूमन एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, जेल की कैदियों के साथ भी अमानवीय बर्ताव तो नहीं हो रहा है, ये चेक करते हैं। अंडरटेकिंग एंड प्रमोट्स रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इनका काम है खुद से इनिशिएटिव लेके हर क्षेत्र में जाना कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा, और कोई याचिका दायर हो जाती है तो उसकी भी छानबीन इन्हें करनी होती है। The commission receives complaints in thousands every year. This relates to custodial death, custodial rape, disappearance, police excesses, failure in taking actions, indignity to women, etc. हर साल हजारों केस ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास आते हैं। आपने सुना पुलिस कस्टडी के अंदर लोगों की डेथ हो जाती है, कई बार पुलिस की पिटाई की वजह से, उनकी यातनाओं की वजह से कस्टडी में डेथ हो जाना, फीमेल के साथ कस्टडी में ही रेप हो जाना, कई बार लापता हो जाते हैं लोग, लापता हो जाना, पुलिस की जातियाँ या फिर पुलिस का एक्शन न लेना, ह्यूमन के साथ वुमेन्स का अमानवीय व्यवहार होना, इन सब ऐसे कई सारे टॉपिक इनके पास आते ही रहते हैं। Its most significant interventions has been on disappearing youth in Punjab and investigations and trial of Gujarat Rior's cases where its interventions proved effective. जैसे पंजाब में युवाओं का डिसअपीयरेंस हो रहा था, गायब हो रहे थे, लापता हो रहे थे युवा, तो वहाँ पर भी इन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन करे। और गुजरात रियोर्स के बारे में जानते, गुजरात जो दंगे हुए थे वहाँ पर भी इन्होंने छानबीन करी, उसमें सरकार ने कहाँ तक काम किया नहीं किया, गुजरात राइट्स के दोषी कौन है नहीं है, वहाँ पर भी इन्होंने छानबीन करी। द कमीशन डज नॉट हैव द पावर ऑफ prosecution. It can merely make recommendation to the government or recommend it to the court to initiate proceedings based on the inquiry that it's conduct. ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास सज़ा देने का अधिकार नहीं है, ये कोई कोर्ट नहीं है जो दोषियों को सज़ा देगी, पर हाँ ये इंक्वायरी रख के इंक्वायरी में अपने जो इंक्वायरी के बाद जितने भी इनके पास प्रूफ्स इकट्ठे होते हैं, ये प्रूफ्स गवर्नमेंट को देती है, रिकमेंडेशन देती है, कोर्ट्स को रिकमेंडेशन देती है, उन प्रूफ्स को कोर्ट के समक्ष पेश करती है ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस पार्ट में ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 4, जैसे कि आप जानते हैं कि पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, तो पार्ट नंबर 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस पार्ट में पार्ट 4 में राज्य को निर्देश दिए गए, यानी कि देश को स्टेट को निर्देश दिए गए हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़ेगा कि एक जस्टिसेबल सोसाइटी की स्थापना कर सके। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उसे क्या करना चाहिए, सरकार को, देश को, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वो निर्देश हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखने को मिलती है। और इस सेक्शन में गवर्नमेंट को जो निर्देश दिए गए, अगर गवर्नमेंट उनका पालन नहीं करती है तो गवर्नमेंट को हम अदालत में नहीं खींच सकते, यानी कि यहाँ पर हम कोर्ट में गवर्नमेंट को खींच के नहीं ले जा सकते कि उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो लिखे गए उनका पालन नहीं किया है। ये मौलिकता पर छोड़ दिया गया है कि हमारी सरकार जिम्मेदार होगी, सरकार के मौलिक कर्तव्य है एक कि वो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पालन करें और एक जस्टिसेबल सोसाइटी की स्थापना करें। अगर नहीं करती है तो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होंगे और जनता उसकी सजा खुद ही दे देगी कि ऐसी गवर्नमेंट को दोबारा से नहीं चुनेगी। तो हमने देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में कुछ निर्देश हैं सरकार को कि उनको किन निर्देशों का पालन करना है, और गवर्नमेंट इन निर्देशों का पालन नहीं भी करती है तो हम जो है कोर्ट में इस मामले को कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। The maker of our constitution knew that independent India was going to face many challenges. Foremost among these was the challenges to bring about equality and well-being of all citizens.
कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं को, हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि देश में इक्वालिटी स्टैब्लिश करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इक्वालिटी चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, हर तरह की इक्वालिटी स्टैब्लिश करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। They also thought that certain policy direction was required for handling these problems. At the same time, the Constitution did not want future government to be bound by certain policy decision. यहाँ पे देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता ये भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे देश में इक्वालिटी स्टैब्लिश हो, और वो ये भी चाह रहे हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट है, फ्यूचर गवर्नमेंट को बांध के न रखा जाए। मतलब ना तो वो उन्हें बांधना चाह रहे हैं, ना मुक्त करना चाह रहे हैं, ना गाइडलाइंस दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो, पर बांध के नहीं रख रहे हैं। Therefore, some guidelines were incorporated in the constitutions, but they were not made legally enforceable. This means that if a government did not implement a particular guidelines, we cannot go to the court asking the court to instruct the government to implement that policy. तो जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं, हम उनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इन कामों को पूरा नहीं किया है। Thus, these guidelines are not justiciable. That is part of the constitution that cannot be enforced by the judiciary. Those who framed our constitution thought that the moral force behind these guidelines would ensure that the government would take them seriously. तो यहाँ सरकार कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि एक मोरल ड्यूटी है सरकार की, वो तो इन कामों को करेगी ही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो स्टेट पॉलिसी में दिए गए हैं। Besides, they expected that the people would also hold the government responsible for implementing these directives. So, a separate list of policy guidelines is included in the Constitution. The list of these guidelines is called the Directive Principle of the State Policy. What do the Directive Principle contains? The chapter on Directive Principle list mainly three things. क्या लिखा गया इसमें? The goal and objective that we as a society should adopt, certain rights that individuals should enjoy apart from the fundamental rights, and certain policies that the government should adopt. तो इसमें क्या दिया हुआ? Do the Directive Principle contains क्या है इसके अंदर? The goals and objectives that we as a society should adopt. वो goals और objectives जो हमें एक सोसाइटी के रूप में अडॉप्ट करना चाहिए, एक सामाजिक तौर पर, समाज के तौर पर हमें अडॉप्ट करना है। Certain rights that individuals should enjoy apart from the fundamental rights. Fundamental rights के अलावा हमारे और क्या अधिकार हो सकते हैं, और certain policies that government should adopt it. You may get some idea of the visions of makers of a constitution by looking at some of the directive principles shown below. The government from time to time tried to give effect to some directive principle of state policy. The government from time to time tried to give effect to some directive principle of the state policy. They passed several Jamindari abolition bills, nationalization of banks, enacted numerous factory laws, fixed minimum wages, cottage and small industries were promoted, and provisions for reservation for the upliftment of the scheduled caste and scheduled tribes were made. जैसे हमने देखे सरकार ने बहुत से ऐसे काम करे हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के निर्देश के अनुसार ही किया गया था। जैसे जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, फैक्ट्री लॉ बनाए गए, मिनिमम वेज जो मजदूरों को मिनिमम वेज कितना हो वो जो फिक्स किया गया, कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री बनाई गई, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अपलिफ्टमेंट के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, वो सब के सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के थ्रू ही किए गए थे। Such efforts to give effect to the directive principles includes the right to education, formation of panchayati raj institutions all over the country, partial right to work under employment guarantee programs, and the mid-day meal scheme. जैसे कि आप जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन दिलाना माता पिता का कर्तव्य है, स्टेट का दायित्व है और बच्चे का फंडामेंटल राइट है।
और उसके अलावा पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए, स्थानीय सरकार की जो व्यवस्था की गई, और लोगों को जो मनरेगा प्रोग्राम के बारे में जानते हैं आप कि लोगों को काम मिले, काम वर्क मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। उसके अलावा मिड डे मील जो स्कूलों में दिया जाता है, ये सारे प्रोग्राम जो गवर्नमेंट चला रही है, इसका डायरेक्शन हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से ही मिला है। तो बच्चे, हमने यहाँ तक आज पढ़ लिया है। कल हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।